हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट 2023 जून के लिए तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी है जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया है उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हम 22 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, वीडियो को ज्वाइन करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बताइए कि ऑडियो विजुअल आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से, क्योंकि गर्मी का टाइम है, सब जानते हैं लाइट चली जाती है और उस टाइम पे विदाउट एसी आपका क्या रहता है कि जो लैपटॉप है वो भी काम नहीं करता है। तो इसी वजह से हैंग हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे आने में टाइम लगा। बट जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। एक बारी कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से थम्स अप कर लेना। कौशलेन, उमेश, अभी, राधा, प्रीति, शोभा, मलाया, ज्योति, अंसारी, अफरोज, जुल्फिकर, आंसर करो बेटा। सब प्रॉपर है? अल्पिका, दीपशिका, प्रियंका प्रॉपर है? स्टार्ट करें आज की क्लास को। सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? डेली लाइफ हैक, थैंक यू बेटा। तो स्टार्ट करें, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है? ये वाला दीपिका पेपर दिया था, अभी देखना है इस पेपर को कि कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे। 22 फरवरी 2023 कब का पेपर है? ये लेटेस्ट पेपर है, वो भी शिफ्ट 1 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां पर पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका डीआई का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका डीआई का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए किस तरीके का डीआई का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आपसे। इसमें एक टेबल दिया गया है। उस टेबल में कहा गया है कि आपको एक विलेज दिए गए हैं, ए से ई तक के विलेज दिए गए हैं। टोटल पॉपुलेशन दी गई है, यानी अगर ए है तो ए विलेज में या ए गांव में 12,000 आबादी है या पॉपुलेशन है या 12,000 लोग रह रहे हैं। परसेंटेज में 46% मेल लिखा है, फीमेल को इन्होंने गैप दे दिया है और फिर जो ट्रांसजेंडर है उसके लिए इन्होंने क्या किया, 22%। जैसा कि हमें पता है कि परसेंटेज यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे जो मिसिंग हमारे सामने जो ये पूरा टेबल दिया गया है उसको फुलफिल करना है, आंसर निकालना है। तो पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई डिजिट स्टेटमेंट में लिखी हो तो। बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर एक टेबल है जिसमें आपको मेल फीमेल के बारे में बताया है, ट्रांसजेंडर की संख्या दी गई है और इसी के अकॉर्डिंग आपको इस पूरी डीआई को सॉल्व करना है। याद रखिए, ये डीआई जो सॉल्व आप करते हैं ये आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपको बताते नहीं है कि ये आएगा, आपको करके भी सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमने डीआई का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा। अब क्या करना है, क्या लिखा है, गांव ए में, गांव ए कहाँ है, ये रहा, में ट्रांसजेंडर की आबादी, ट्रांसजेंडर कितना है, 22%। उसके बाद बी में महिलाओं की आबादी का कितना परसेंट है, बी में महिलाओं की, बी में कितनी जनसंख्या है, 16,000, महिलाएं कितनी है, 33%। तो अब हमने क्या करना है, देखिए हमें सिंपल सा ये पता होता है कि हम जो कैलकुलेट करते हैं मैथ में 100% को मानते। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है 46%, 22% यानी 46 हो गया मेल का, ट्रांसजेंडर हो गया 22, 6 7 8 और 4 और 2 कितना हुआ, 68। अब 68% आपको पता है कि लिखे हैं परसेंटेज में, तो आपको क्या करना है, 600 में इस 68 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 32। 32 यानी यहाँ पर जो फीमेल की डिजिट होगी वो कितनी होगी, 32। इस तरीके से पूरा पूरा परसेंटेज निकालना है, जो गैप है उसको समझना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही आपका है कि ए में तो क्या करना है, 12,000, वेरी गुड चक्ष, 12,000 का क्या निकाला है, ट्रांसजेंडर यानी 22%। सेम ऐसे ही बी का यानी 16,000 का 33%। 2 जीरो यहां से हटाइए, 2 जीरो यहां से हटाइए, 2 यहां से हटाइए, 2 यहां से हटाइए, सीधा सीधा 120 इंटू 22 और 160 इंटू 33 कर दीजिए। करने के बाद निकलेगा 5,280।
2640, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है कि ए में ट्रांसजेंडर की आबादी जो हमेशा ज्यादा होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता किसको ऊपर लिखे किसको नीचे लिखे, तो जो स्टेटमेंट पहले पूछा जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि ए की आबादी गांव की महिला की आबादी से कितना है, तो हमने ए को क्या लिख दिया 2640 को ऊपर, ज्यादा संख्या कौन सी बड़ी है 5280 इंटू कर दिया 100, आंसर है 50%। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थम्स अप करिए अगर ये आ गया समझ में, थम्स अप करिए अगर ये वाला क्वेश्चन आप सभी के समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, गांव ई में, गांव ई कहाँ है, ये रहा, पुरुषों की आबादी, पुरुषों की आबादी नहीं दी गई है, और गांव डी में महिलाओं की, तो वो भी नहीं दी गई है, के बीच का अंतर बताना है। तो जैसा मैंने आपको क्या कहा, अगर हम डी की बात करते हैं तो डी में ऑलरेडी हमारे पास, जल्दी जल्दी निकालना शुरू करिए, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। मैं तो कर ही रही हूं बट आप भी करिए। डी और ई की हम बात करते हैं, ठीक है, एक डी और एक ई। डी में अगर हम बात करें तो 36 प्लस 20 कितना हुआ, 56% दिया है। सेम ऐसे ही नीचे देखिए 30 प्लस 25 दिया है, यानी 55, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमें पुरुष या महिलाओं की निकालनी है तो इसको क्या करेंगे 100 माइनस 56, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 माइनस 55, आपका आंसर आ जाएगा। और जो भी आपका आंसर होगा बस उसका परसेंटेज निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तरीका मैंने बता दिया, जो मिसिंग है पल्ले पड़ गया, चलो बहुत बढ़िया बात है अगर पल्ले पड़ गया। चक्ष का आंसर सही है कि गलत है, पहले में 56%, क्यों, क्योंकि भाई 36 और 20 को जोड़ लिया, हमें पता है कोई एक मिसिंग है, तो 100% हम मानते हैं, 100% में से उस 56 को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे, आपको वो संख्या मिल जाएगी। सेम 100 में 55 अगर आप निकालेंगे, 30 और 25 को जोड़ दीजिए, जो बाकी बचा 100 में वही आपका परसेंटेज है। 24,000 का वही निकाल लीजिए इसका परसेंटेज, और यहाँ पे 25,000 का परसेंटेज, 25,000 का 45% और 24,000 का 44%। जब हमने निकाला और उसको आपस में माइनस किया तो सही आंसर क्या होगा, 690। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है मैथ की, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मिसिंग दिया गया हो, परसेंटेज दिया गया हो, तो हमें मालूम है कि 100% होता है, तो 100% में उस मिसिंग वर्ड का निकाल लेना है हमने आंसर, यानी जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर। ठीक है, जैसे 25,000, 30 और 25 कितना था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कितना था, 55%। 55 में 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 45%। 36 और 20 कितना हो गया था, 56। 56 में कितना बचा, 100 में अगर 56 को माइनस करेंगे 44, ठीक है। तो 45% निकाल लीजिए 25,000 का, 24,000 का निकालिए 44%। जो भी संख्या आई उस संख्या में आपस में क्या पूछा गया, सिर्फ यहाँ डिफरेंस पूछा गया है, आपने उस डिफरेंस को लिखना है 690। ये क्वेश्चन पेपर 22 फरवरी को आया था और बहुत अच्छा है डीआई प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करिए, बहुत इजी है, मेरे ख्याल से इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। गांव सी में, यानी विलेज सी, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। 18,000, ठीक है, उसमें ट्रांसजेंडर, और बी में पुरुषों की संख्या की का जो अनुपात है वो ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, आंसर करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब सी में आपको पता है 32 और 36 दिया हुआ है, यानी आपको 32 और 36 को जोड़ लीजिए, कितना बना, 68%, यानी 100 में 68 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वही परसेंटेज निकाल लेना है 18,000 का।
बी का क्या करना है, 33 और 27 लिखा है, कितना बना, 60 बना। तो 16,000 का आप क्या करेंगे, 100 में से 60% को माइनस करेंगे, 40%, 16,000 का 40% अनुपात निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड चक्ष, कौशलेंद्र, और कौन बताएगा, जुल्फिकर, प्रीति, प्रियंका। यहाँ पर ये जो डीआई के क्वेश्चन है ना, ये लेटेस्ट पैटर्न है। अगर ये 5 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, इसका मतलब 10 नंबर आपके कंफर्म, जो आपके पेपर 1 में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए जरूरी है। इसलिए डीआई को तो छोड़ना ही नहीं है। शाहिद, क्या आंसर होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3, 1800 का 32%, 1600 का 40%। क्या कर देंगे, मान लीजिए डबल जीरो है, परसेंटेज से इस डबल जीरो को हटा देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही है डबल जीरो हटा दिया, 16 इंटू 4 कर दिया, 40 कर दिया, 18 इंटू 32 कर दिया, कितना हुआ। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखिए दोनों संख्या को, 9/10 आपका आंसर। हमें यहां रेशियो बताना था और ये रेशियो है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पूछा गया है गांव ए में, गांव ए कहां है, ये में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच में कितना अंतर है, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। स्वाति, गुड इवनिंग बेटा, आंसर करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आज का डीआई का, और ये क्वेश्चन पेपर है आपका 22 फरवरी का, अभी लेटेस्ट 22 फरवरी 2023 का। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिए संगीता। मुझे इसका आंसर आप लोग देंगे, जैसा कि अभी आपको बताया है उसी तरीके से निकालना है, पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया इस क्वेश्चन को करने के बाद। नमस्ते गीता, आंसर करो इस क्वेश्चन का। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। चक्ष ने निकाला है 1680, कौशलेन ने भी निकाला है, क्या बात है, ये तो मैथ के खिलाड़ी लग रहे हैं। 1680, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 1200 का या 12,000 की बात करें, 12,000 है ना ये संख्या, तो 12,000 है। 12,000 का 46 माइनस 32, यानी यहाँ पर 46 और 22 अगर आप करते, जो भी आपका बचता उसको आपको 100 से माइनस करके निकाल लेना था, तो कितना बचा, 14। तो 12,000 का 14%, 1680। 1680 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कितनी जल्दी 5 पे पहुंच गए, वाह भाई वाह। सॉल्व करके दीजिए इस क्वेश्चन को, आसान है, और प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए एग्जाम में गए, ये चीज आ गई, क्या करेंगे। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, सब जगह पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो बाकी बच्चे हैं इसका बेनिफिट ले सके। जल्दी से बताइए, गांव बी और डी दोनों में एक साथ जो महिलाएं हैं उनकी संख्या गांव सी में पुरुषों की कितना प्रतिशत अधिक है। बिना करे तो सॉल्व ही नहीं है, और अगर मैं सॉल्व करके दूंगी तो मजा क्या उस चीज का। कोई बात नहीं, डेली लाइफ है, जब तक आप बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक इशू है। अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, देखो बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, अब देखो चक्ष ने जवाब दिया 175, तो इसने करके देखा होगा ना, कोई अपने आप से तो बता नहीं देगा। तो डीआई का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए। बी और डी दोनों में एक साथ महिलाओं की संख्या, बी और डी में महिलाओं की संख्या
सी में पुरुषों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी और डी का निकाल लीजिए। 16,000 का 33%, 24,000 का 44%, यानी हुआ 15,840। फिर सी का निकाल लिया, 18,000 का 32% हुआ 5,760। कितना अधिक है? जब इंक्रीज पूछा जाए या डिक्रीज पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम आपस में पहले डिफरेंस पता करेंगे, यानी इन दोनों को पहले संख्या को आपस में माइनस कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, जो हमारा पिछला है यानी जो हमारी संख्या है सी में, सी की संख्या लिखा है ना, पुरुषों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है, तो पुरुषों की संख्या लिखी नीचे इंटू 100, सही आंसर 175। डीआई का क्वेश्चन जिसको जिसको समझ में आया है जल्दी से थम्स अप करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्ते भारती, मैगी, आंसर करो बेटा। उमा शंकर, यहां तक सबको समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी थी ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगा ये वाला क्वेश्चन। प्रैक्टिस जरूरी है अगर स्पीड पकड़नी है। जल्दी से बताइए, थम्स अप करिए अगर ये 22 फरवरी का पेपर आप लोगों की समझ में आ गया। थम्स अप करिए एक बार। आ गया? आगे बढ़े। सोन प्रकाश, देख सकते हो 22 फरवरी का ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आता। संगीता, कैसे नहीं समझ में आता? कितना इजी मैंने वे बताया है आपको। क्या आपको लगता है कि डीआई टफ थी? करके देखो बेटा। संगीता, जब कोई चीज समझाई जाए, जैसे 12,000 है, ठीक है, इन्होंने परसेंटेज दिया है एम, एफ और टी का, यानी कि एक तरफ है मेल, एक तरफ है फीमेल और एक तरफ है ट्रांसजेंडर। अब इन्होंने मान लो ये फिलिंदा ब्लैंक्स दिए, अगर ये पूछते मेल कितने हैं तो आप क्या करते, 12,000 का क्या करते, 46% निकाल लेते, तो आपका क्या हो जाता, वो मेल आ जाते, ठीक है। अगर इन्होंने पूछा फीमेल कि फीमेल कितनी है, अब वहां पे फिलिंदा ब्लैंक्स है, क्या करेंगे, 46 पता है हमें, 22 पता है, कितना हो गया 8, ये कितना हुआ 68, ठीक है। हमें पता है परसेंटेज हम किससे कैलकुलेट करते हैं, 100%, 100% हम मानते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो संख्या हमने निकाली जो कि दी हुई है उसको माइनस कर दीजिए। कितना हुआ यहाँ पे 32, यानी ये 32 क्या है, आपकी फीमेल। अब ये 32 फीमेल निकल आई, तो 12,000 का 32% कर देंगे तो आपकी जो फीमेल है वो आ जाएंगी। बस ऐसे ही परसेंटेज आप करते जाओ, आराम से आ जाएगा। अल्पिका, प्रैक्टिस मस्ट है। डीआई के क्वेश्चन में आंसर देर में आता है, सही आना चाहिए। जैसे ही आपने सही किया 2 नंबर कंफर्म। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पेपर आया सबसे पहले डीआई, उनको आती नहीं है, वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उनका टाइम वहीं खर्च हो जाता है, ये नहीं करना है। अगर आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, अगर आपको लगता है कि यस मैं डीआई को सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो ही आप डीआई को पहले अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिए। ऐसा ना हो कि डीआई के क्वेश्चन के चक्कर में जो बाकी के क्वेश्चन हैं उसमें टाइम आपको ना मिल पाए, तो इसलिए प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब, बट आई थिंक स्टार्ट हो नहीं रहा है टाइम, इसमें पंगा है। जब वो हो जाता है ना लाइट का पंगा, तो अलग ही है। खुद से करके देखो, वीडियो को देखो फिर करके देखो, अपने आप सब समझ में आएगा। एडी के अक्षर आई और ई किससे संबंधित है, यानी आई और ई का क्या मतलब है एडी में। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने सिलेबस में क्या बताया था, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जो नया अपडेटेड सिलेबस बताया था, ये वहीं से है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेलुएशन। एडी का फुल फॉर्म जरा मुझे कंफर्म करके बताएं, क्या होता है एडी का फुल फॉर्म। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? थैंक यू प्रीति, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। संगीता तुक्का लगा चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। सुनंदनी, एडी का जरा एक बार
क्या करेंगे, फुल फॉर्म बताएंगे कि एडी का फुल फॉर्म होता क्या है। एडी का फुल फॉर्म है, एडी क्या चीज है, शिक्षण प्रतिमान, यानी एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। मैंने आपको बार बार कहा है कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन से क्वेश्चन आएगा, जिसका उपयोग अनुदेशात्मक, यानी जैसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन किस लिए जरूरी होते हैं, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए, और प्रशिक्षण विनिर्माणकर्ता द्वारा प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके 5 चरण है। पहला एनालाइज करना, यानी विश्लेषण, समस्या की पहचान करना। दूसरा होता है डिजाइन, यानी संपूर्ण रूपरेखा का निर्माण करना। डी डेवलपमेंट, विकास, उत्पाद का निकाय करना। इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसको क्रियान्वित करना, प्रशिक्षण देना। एवेल्युएशन, यानी मूल्यांकन और प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना। याद रहेगा ना, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों को एक अनुदेशक पढ़ाता है। पाठ के बाद अनुदेशक पठन सामग्री, जो कि आपकी ई विषय सामग्री हो सकती है, पावर पॉइंट की प्रस्तुति हो सकती है, इस उद्देश्य से संलग्न करता है कि विद्यार्थी इनका अवलोकन कर सके। इसके लिए अनुदेशक कौन से विकल्प का चयन करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड चक्ष। एलएमएस यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आता है, तो याद रखिए कितने तरीके के होते हैं। यह एक शिक्षक प्रबंधन प्रणाली है जो एक सॉफ्टवेयर पे आधारित है। सास पर जो प्लेटफॉर्म है उस पर आधारित है। इस सास का जो फुल फॉर्म है, सैस का, वो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, एलएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने प्रकार का होता है एलएमएस, आंसर करिए जल्दी से। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, वेरी गुड कौशलेन, थैंक यू चक्ष। बट बच्चे आप सभी के सपोर्ट की वजह से हुआ बेटा। जल्दी से मुझे बताइए, ये जो सास है यानी SAAS, सास या सेस जिसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है ये सास या सेस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो प्रशासन, रिपोर्टिंग, स्वचालन, शैक्षिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो सामग्रियां हैं उनको सीखने विकास कार्यक्रमों में वितरण में सहयोग प्रदान करता है। ऑनलाइन कक्षाओं में भी एलएमएस का प्रयोग होता है। कितने प्रकार के होते हैं, इंस्टॉल्ड एलएमएस, वेब बेस्ड एलएमएस, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स एलएमएस, LMS with authority tools integration capable, SaaS LMS यानी cloud based LMS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। शिखा मैं ट्राई करूंगी रात को लेने का, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। अभी थोड़ा सा इशू है लाइट का, बाकी फिर मैं देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत आता है। लाइट का बड़ा पंगा है आज। क्वेश्चन नंबर 8, राधे राधे अर्चना। IAS और PAS, वेरी गुड श्रुति। और कौन कौन सा फुल फॉर्म क्या होता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, जो चीज पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो चीज हमें नहीं पता उसके बारे में भी जब हम पता करने की कोशिश करें। कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।
वेरी गुड श्रुति। और तुम्हारा मैसेज मैं पिन कर रही हूं, सब लोग रीड करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी बहु प्रत्युत्तर का नियम। किसके द्वारा दिया गया ये थार्नडाइक? थार्नडाइक का ये है, सीखने के 3 नियम बताए हैं, एक प्रभाव का नियम, एक तत्परता का नियम, एक अभ्यास का नियम, लेकिन बहु प्रत्युत्तर का नियम उन्होंने नहीं दिया। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि कहां से लिया गया है? किस यूनिट का क्वेश्चन है और किस टॉपिक से पूछा गया है? पूरी लाइट आइट एकदम हाल खराब हो रखा है, कुछ नहीं चल रहा। चली नहीं गई, वो बहुत आवाज कर रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, फ्लक्चुएट। तो यहाँ पे नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत क्या चीज नहीं आती है, किसके द्वारा दिया गया ये जो नियम है, ये जो बताए गए किसके द्वारा? रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं है बेटा, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और लर्निंग थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन है, लर्निंग थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन है, जहां पे आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है, पावलोव का सिद्धांत आता है। ठीक है, लर्निंग थ्योरी से लिया गया है, इसका मतलब है यस सोवा वही बच्चे, मैं इसीलिए बहुत आराम से ले रही हूँ क्योंकि लाइट का इशू है और यही इसी वजह से थोड़ा क्लास डिले भी हुआ। तो आपने जितनी भी टीचिंग का लर्निंग थ्योरी है उन सबको पढ़ लेना है उठा करके। टीचिंग एप्टीट्यूड लर्निंग थ्योरी, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर से लर्निंग थ्योरी, जॉन डीवी किस में आता है आपका? लर्निंग थ्योरी में आता है, फिर से लर्निंग थ्योरी से पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, आंसर करिए। क्या लिखा है कि परियोजना विधि यानी जो प्रोजेक्ट मेथड है जॉन डीवी के दर्शन से सर्वाधिक रूप से संबंधित है और परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है। बताइए इस स्टेटमेंट में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा दी गई? जॉन डीवी के द्वारा दी गई। व्यवहारिकता के दर्शन पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है, ये भी सही है। और प्रोजेक्ट विधि के जो स्टेप हैं, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि के जो स्टेप हैं वो क्या है? परिस्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, यानी कि ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको जो सिलेबस दिया था, जो अपडेटेड सिलेबस का जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि स्वयं के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। अब किस तरीके से पूछा जा रहा है आपके सामने है, यानी आप खुद बताइए कि जो आपको सिलेबस मैंने दिया है, वो जो वीडियो मैंने आपको दिया है वो गलत है या सही? पूर्व स्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए स्वयं पर शैक्षणिक प्रोग्राम और पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। कंफर्म है 10 का ए होगा? कंफर्म बताइए 10 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? एनपीटीएल, एआईसीटीई, सीईसी और आईआईएम मैंगलोर। स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक ऑनलाइन मंच है जिसके माध्यम से भारत में छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। स्वयं को लॉन्च कब किया गया था?
स्वयं को लॉन्च कब किया गया था? अर्चना 22 फरवरी का पेपर है बेटा ये। लेटेस्ट 22 यानी 22 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 का पेपर 1। कहीं पर भी नहीं है ये पेपर, सिर्फ हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो आप सभी लोग देखो कि कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में और आएंगे कैसे। 2017 वेरी गुड। 2017 में स्वयं को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एमएचआरडी। इसके अंतर्गत कौन से पाठ्यक्रम शामिल है? तो क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तक की शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11। अब मैंने आपको एक और चीज बोली थी सिलेबस में कि इस तरीके से रिसर्च में एब्रीविएशंस आ रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि हाँ बताइए कि शोध लेखन में या रिपोर्ट बनाते समय हम जो छोटे छोटे वर्ड का यूज करते हैं उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने। स्टेटमेंट पढ़ो, कौन सा नॉन टेक्निकल में है कौन सा टेक्निकल में है ना। वैसे ही चीजें वहां पर पूछी जाती है। एमएचआरडी का जो नया नाम है वो क्या है मनीषा? ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं? थैंक यू डेली लर्निंग समथिंग न्यू। भाई सब लोग ये चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक मिनट आप लोगों को जो है बताना चाह रही हूँ। ये जो चैनल है डेली लर्निंग समथिंग न्यू बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करिए। बहुत सारी नई चीजें आपको इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचती हैं। तो जो भी देख रहे हैं वीडियो को जल्दी से डेली लर्निंग समथिंग न्यू को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन पढ़ते समय प्राय संक्षिप्त जो एब्रीविएशन है जिसको हम संक्षिप्ताक्षर कहते हैं विज आता है, इसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेमली यानी नामतः अर्थात। शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन पढ़ते समय प्राय जो संक्षिप्ताक्षर आता है विज लिखा जाता है तो उसका अर्थ है नेमली, नामतः अर्थ होता है इसका। रिफर के लिए क्या यूज किया जाता है? अगेंस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या यूज किया जाता है? ये मत सोचिए कि यहाँ एक ऑप्शन पढ़ लिया है तो बस इसी से ही आएगा, क्योंकि ट्रांसिट के लिए कौन सा यूज किया जाता है? कंपेयर, कंपेयर फ्रॉम या कंपेयर ऑफ के लिए क्या किया जाता है? रिफर टू के लिए क्या किया जाता है? यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, वेरी गुड। एनपीटीईएल का फुल फॉर्म बताया है हिना ने, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे अभी तक आप लोग साहित्य चोरी के बारे में पढ़ रहे होंगे कि साहित्य की चोरी होती है, लेकिन साहित्य चोरी के कितने स्तर होते हैं कौन कौन जानता है? एक बारी हाथ उठाना। किसको किसको पता है कि साहित्य की चोरी कितने प्रकार की होती है? तुक्का मार रहे हो कि सही आंसर है? चक्ष पता है कि तुक्का मार रहे हो? कितने प्रकार की होती है? चलो साहित्य चोरी बताना एक बार। जैसे हम लोग अर्चना, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी चैट करते हैं, हमें किसी को ओके लिखना है, हम क्या लिख देते हैं? ओनली के। हम लोग क्या लिख देते हैं? के लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एक शब्द का यूज किया उस ओके के लिए। वैसे ही जब हम यहाँ पर अगर किसी को लिखना चाहते हैं नेमली यानी किसी का नाम देना चाहते हैं तो वहां पे किसका यूज करते हैं? विज का यूज करते हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लेवल 1। कितने प्रकार की होती है साहित्यिक चोरी?
साहित्यिक चोरी से अभिप्राय किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य, विचार, उपाय या शैली को अधिकांशतः नकल करते हुए या अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित करना है। शून्य स्तर पे 10% तक समानता होती है, कोई दंड नहीं होता। प्रथम स्तर पर 10 से 40% तक समानता होती है। ऐसे छात्रों को 6 महीने की विनिर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख को जमा करने के लिए कहा जाता है। दूसरा स्तर है यानी 0, 1, 2। टू में क्या होता है, 40 to 60% समानता होती है। 1 साल तक की अवधि के लिए संशोधित आलेख को जमा करने से वंचित किया जाएगा। तीसरा होता है लेवल 60% से अधिक समानताएं, ऐसे छात्रों के उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण ही रद्द कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कितने यहाँ पे पूछे गए हैं। साहित्यिक चोरी, जुलेखा देखना बेटा, साहित्यिक चोरी कितने प्रकार की होती है। आप लोगों के सामने अगर एग्जाम में मैचिंग में भी ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए जो प्रथम स्तर होता है साहित्यिक चोरी का कितने से कितने परसेंटेज होता है, कितने से कितने परसेंटेज होता है, या मान लीजिए उन्होंने बोला जो तृतीय स्तर है आपके जो है साहित्यिक चोरी का, तो वो कितने से कितने परसेंटेज होता है, तो वो परसेंटेज भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, शोध आलेख का वो भाग जिसमें शोध के विषय क्षेत्र का विहंगावलोकन और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। श्रुति ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जैक्टली और इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैंने अपडेटेड आप लोगों को सिलेबस का एक जो वीडियो बना के दिया था उसको चेक कर लीजिए। मैंने अभी एक लेटेस्ट जो है सिलेबस का वीडियो बनाया है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो वीडियो जरूर देखिए आप लोग, आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंट्रोडक्शन। शोध आलेख का वो भाग जिसमें शोध के विषय क्षेत्र का विहंगावलोकन और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना। यानी हमें पूरी ही चीजों के बारे में पता चल जाता है अगर हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का एक काल अवधि में प्रेक्षण और मापन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। गुड इवनिंग एन के, आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिसर्च टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 14। और सबसे बड़ी बात है कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इवन यूजीसी नेट की साइट पर भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा, बट आपको हमारी तरफ से मिलेगा ये पीडीएफ भी, ये लाइव क्लास का वीडियो भी। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। जब एक काल अवधि टाइम पीरियड के लिए, जब हम एक टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं तो वहां क्या आ जाएगा, अनुदैर्घ्य शोध आ जाएगा। ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक ही प्रतिभागी या विषय वस्तु को कई अलग अलग समय काल में परीक्षण किया जाता है। कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का एक कोई एग्जाम्पल, पवन, खातिजा, कोई एक ऑप्शन इसका। इसका पीडीएफ मोहित वेबसाइट पर मिलेगा और वेबसाइट का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मेंशन है। और क्लास के बाद मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को पीडीएफ जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी डालती हूँ, तो कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लिया करिए। साथ ही इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पर देखा करिए, कमेंट सेक्शन पर भी मैं पिन करती हूँ, तो ये दोनों तरीके से आप लोग वेबसाइट से ले सकते हैं। काल अवधि बिल्कुल 2023 एनके 22 फरवरी का पेपर है। ये पेपर 22 फरवरी का है, जो कहीं नहीं है वो हमारे पास है 22 फरवरी 2023 शिफ्ट 1, जो अभी फरवरी मार्च के पेपर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्गिट्यूडनल में, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम्पल की बात हो रही थी तो मैंने कोविड
का एक एग्जांपल देना बेस्ट है कि कोरोना काल तो चला गया, लेकिन कोरोना पे जो कोविड है या हमारा कोरोना वायरस है उस पर कंटिन्यू रिसर्च चल रही है और वो लंबे समय तक चलेगी। जब कोई चीज लंबे समय तक चलती है या एक टाइम पीरियड के लिए चलती है तो उसे हम किस में लेकर आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में। एक चाइल्ड की डेवलपमेंट देखने के लिए 10 साल बाद भी चेक करना बिल्कुल सही है शिखा। अगर हमें पॉपुलेशन चेक करनी है या जनगणना करनी है तो भी हम किसका यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल का यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, उसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, पढ़िए और आंसर करिए। गुणात्मक परिघटना के दृष्टांत यानी केस में हम एक या एक से अधिक विशेषताओं लक्षणों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर आंकड़ा संग्रहित करते हैं। उल्लिखित आंकड़ों का प्रतिदर्श वितरण द्विपदीय प्रायिकता वितरण के रूप में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सी यूनिट से है बेटा ये, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कराटे बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब ये वाला जो यूनिट है, ये जो 15 क्वेश्चन नंबर है, कौन सी यूनिट से है, कौन बताएगा? कौन से यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है ये वाला? कौन सी यूनिट से लिया है भाई, जल्दी बोलिए। रिसर्च एप्टीट्यूड, वेरी गुड जॉब। रिसर्च से क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये दोनों ही सही है। गुणात्मक परिघटना से एकत्रित किया जाने वाला आंकड़ा बहुत आयाम एवं अलग अलग विशेषताओं के आधार पर चयनित किया जाता है। इस कारण गुणात्मक शोध में प्रतिदर्श के चयन के लिए द्विपदीय प्रायिकता वितरण का भी प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, हालांकि इसका आंसर सामने ही लिखा है। प्रत्येक समाज संप्रेषण के कारण बहुत हद तक कॉमनैलिटी यानी कि समानता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, ये कौन से यूनिट का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17 कौन सी यूनिट का क्वेश्चन लग रहा है ये वाला? 16 का है, हाँ देख लिया, चीटिंग कर ली। 17 नकारात्मक पक्ष की बात करें तो संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया जाता है किसमें? कम्युनिकेशन, वेरी गुड। कम्युनिकेशन का यूनिट 4 का ये क्वेश्चन, अगर हम निगेटिव साइड की बात करें तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज यूज टू, भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना है। और अगर आप चाहते हो ये पीडीएफ जो एक्सप्लेनेशन के साथ है और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर की है, तो जल्दी से जल्दी जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर जरूर कर दो। देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नकारात्मक यानी निगेटिविटी की बात करें तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज हम यूज करेंगे सत्य का दमन यानी सत्य को छुपाने के लिए, समाज को बांटने के लिए, प्रजातीय केंद्रता को परिक्रमित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमें निगेटिव सेंस में बताना है, अगर हम निगेटिव बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण संस्कृति शक्ति अंतर संबंधित होते हैं और संप्रेषण के पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में शक्ति का कोई वजन नहीं रह जाता। क्वेश्चन नंबर 18, थैंक यू अर्चना, सब लोग लाइक कर देना भाई। अब देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन में भी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डीआई के क्वेश्चन देखिए। अब कम्युनिकेशन में क्या लग रहा है, इजी क्वेश्चन है।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी पहला सही और दूसरा गलत। संप्रेषण के पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में शक्ति का कोई वजन नहीं रह जाता, ये गलत चीज है, क्योंकि शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों ने शब्दों को संपरिवर्तित कर दिया है, किसके रूप में? मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज कन्वर्टेड वर्ड्स इनटू, अंतिमा क्वेश्चन नंबर 19, मीना आंसर करो बेटा। यानी आज जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से क्या हुआ है। थैंक यू मीना। सब लोग लाइक कर दिया करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है आप सभी के लिए। 19 का डी बोला है सबने, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर बी टाइम, ऑप्शन नंबर डी मनी और ऑप्शन नंबर ई शक्ति के रूप में। शब्दों को मनी, पावर और टाइम के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, कितने लंबे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेटा वो तो आपको मैनेज करना है कि आपने किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट करना। जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं उनको पहले सॉल्व करिए, जिनमें आपको लगता है कि टाइम लगेगा उन क्वेश्चन को आप थोड़ा बाद में करिए। और याद रखिए कोई भी क्वेश्चन आप ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी ये दोनों ही सही है कि संप्रेषण में अर्थ संकेत का कूट पात्र चित्रण से संबंधित होता है। शब्दार्थ संचार बाधा में किए गए संप्रेषण में द्विअर्थक शब्द, भाषागत भिन्नता, अमानवीय भाषी शब्द का प्रयोग करके संप्रेषण को दूषित किया जाता है, जिसके कारण सही सूचना एनकोडर तक नहीं पहुंच पाती। रोला बार्ट ने इसमें व्यक्तियों की आवाज को भी जोड़ दिया है। ये दोनों ही चीजें सही है। क्वेश्चन नंबर 21, रीजनिंग की क्लास मैं कोशिश करूंगी कि रात को 10 बजे मैं आप लोगों की क्लास लगाऊं, तो थोड़ा टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन रखना, जिससे कि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट क्लास के बारे में पता चल जाए। EWS सर्टिफिकेट इस बार लग रहा है क्या फॉर्म में? फॉर्म में तो नहीं लग रहा है। एनके लाइव क्लास का टाइम अनुपमा रात को रहता है 8 बजे के बाद, आप कभी भी चेक कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर क्लासेस की सारी अपडेट आप लोगों को मिलती है। सर्टिफिकेट कोई हार्ड कॉपी नहीं लग रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जैसे जो है PWD के कैंडिडेट हैं या जो मैरिड है जिनका नाम चेंज हुआ है, उनके लिए बोला गया है कि अगर आप लोग आ रहे हैं एग्जाम देने तो आप लोग उस सर्टिफिकेट को, रिलेटेड सर्टिफिकेट को लेते हुए आए। क्वेश्चन नंबर 21, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? 40 कलम। क्या लिखा है कि 10 रुपए प्रति कलम की दर है 60 कलम के पैकेट को खरीदता है। 10 रुपए प्रति कलम की दर से 60 कलम के एक पैकेट को खरीदता है, यानी टोटल कितने रुपए खर्च करता है? 600 रुपए। उसके 40% के लाभ पर बेच देता है। कितने पे? 40% के लाभ पे, यानी 100 में 40 को जोड़ दो, 140 प्लस शेष भाग पर उसे 20% की हानि होती है। 100 में से 20 घटा हुए कितना बचेगा? 80। टोटल कितना था? 600 माइनस एक्स इंटू 80 अपॉन 100। उसके बाद संपूर्ण पैकेट 600 रुपए का हुआ, उसमें उसे 20% का लाभ होता है, 600 का 120%।
इसी को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 40 कलम। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22। एक बल्लेबाज क्रिकेट खिलाड़ी, ये कौन सी यूनिट से क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है? नसरीन को समझ में नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया उसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सी यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है? गुरुबरी कौन सी यूनिट से है कीर्ति? हाँ, घुमा दिया जाता है कि क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। कोई बात नहीं मोना, बट डिले हो गया है क्योंकि अभी टाइम हो गया है क्लास को एंड करने का भी। 1 घंटे की ऑलमोस्ट हो गई अपनी क्लास। मैथ्स रीजनिंग है ना। तो मैथ्स रीजनिंग की क्लास के लिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपको कल। तब तक के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना है। हालांकि इसका आंसर है लेकिन वो मैं कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। तो कल आपसे मिलेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जल्दी भाई वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे ही चैनल पे 2023 का पेपर मिल रहा है। और साथ ही जो भी चाहते हैं कि उनको टाइमली सारी अपडेट मिलती रहे, सारी पीडीएफ मिलती रहे, तो जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए चैनल की। जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए चैनल की। ओनली 89 रुपीज, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा नहीं है। डेली बेसिस पे नहीं, मंथली, यानी एक मंथ में सिर्फ 90 रुपए देने हैं। तो गरीबों के लिए इतना तो बनता ही है कि 90 रुपए आप लोग निकाल सके। तो बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और यस, सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।